स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए लगातार मुक टेस्ट कराया जा रहा है और इसमें जो सारे प्रश्न लिए गए हैं वो 41,500 तथा 49,500 जो कि आपका 2018-19 में पेपर हुआ उस पर आधारित प्रश्न लिए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन रोजगार वित्त अंकित भाटी बुक और युक्ति प्रकाशन के बुक से लिए जा रहे हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। कम समय में ज़्यादा जानकारी देने के लिए यानी मुक टेस्ट करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन से कि उत्तर प्रदेश में नौचंडी मेला कहाँ पर लगता है? ए ऑप्शन मेरठ, बी ऑप्शन आगरा, सी ऑप्शन सहारनपुर, डी ऑप्शन गोरखपुर। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। आंसर से बताना है कि नौचंडी मेला कहाँ पर लगता है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। चलिए दोस्त, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे और मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, मुक टेस्ट आपका अलग से चलेगा और जो थ्योरी की क्लास है यानी टॉपिक वाइज जो यूपीजी के वो भी प्रदान किया जा रहा है। मेला का वीडियो करा दिया गया है, इसके बाद ज़बरदस्त तरीके से आपका और भी वीडियो तैयार कर लिया गया है। तो आशा करता हूँ आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। हो जाएगा मेरठ इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं और भी प्रश्न के बारे में। अगर आगरा की बात करें तो आगरा के दो मेला बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कौन कौन से मेरे दोस्त दो मेला बहुत ज़्यादा फेमस है? एक आपका बटेश्वर मेला, क्या हो जाएगा? बटेश्वर मेला। और दूसरा आपका हो जाएगा आगरा में और क्या लगता है? कैलाश मेला। क्या लगता है मेरे दोस्त? कैलाश मेला लगता है। यानी दो मेला यहाँ के प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगर सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर शाकंभरी देवी मेला, क्या लगता है? शाकंभरी देवी मेला है जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर खिचड़ी मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है मेरे दोस्त? खिचड़ी मेला लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका, बेहद जबरदस्त प्रश्न है। आंसर बताना है क्या होगा इसका आंसर दोस्त। चलिए बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध निशानेबाज सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। 2018 में यही प्रश्न छपा था। 2018 में यही प्रश्न छपा था। क्या सौरभ चौधरी जो कि प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, भाई शूटर हैं, इन शूटर का नाम बताना है कि किस जनपद से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दिया गया मेरठ, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन रायबरेली और डी ऑप्शन वाराणसी। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। आंसर्स बताना है दोस्त। चलिए दोस्त बिल्कुल, तो आशा करता हूँ आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा? मेरठ इज द करेक्ट आंसर। यानी मेरठ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगर रायबरेली की प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करें जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, वो हो जाएंगी रायबरेली की हो जाएंगी सुधा सिंह। क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेगा तो सुधा सिंह, ध्यान रखिएगा दोस्त। अच्छा, सुधा सिंह किसकी खिलाड़ी है? तो एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के जो सबसे ज़्यादा फेमस है उनका नाम है राहुल दुबे। क्या नाम है मेरे दोस्त? राहुल दुबे है। और राहुल दुबे किसके हैं? तो ये हैंडबॉल के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी? हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। अगर वहीं वाराणसी की बात करें तो दोस्त वाराणसी का क्या हो जाएगा? वाराणसी का हो जाएगा आपका, ठीक है, ललित उपाध्याय। ये हॉकी के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ललित उपाध्याय जी के बारे में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। क्या है दोस्त? क्वेश्चंस का आंसर्स बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार, क्या पूछा गया? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 5वें स्थान पर कौन सा देश है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर्स बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 5वें स्थान पर कौन सा देश है दोस्त। जी बिल्कुल। तो अगर देखिए वैसे ही तुम रट्टू टोटा वाला होगा तो मामला गड़बड़ होगा। कोई भी चीज़ पढ़ना बहुत तरीके से पढ़ना है दोस्त, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ब्राजील हो जाएगा। अब मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपका रसिया हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? थोड़ा सा इसको मैं सही कर दूँ। सबसे पहले पर होगा आपका रूस, रूस के बाद आपका होगा कनाडा, कनाडा के बाद आपका क्या होगा मेरे दोस्त? चाइना, ठीक है। चाइना के बाद आपका अमेरिका, अमेरिका के बाद आपका क्या होगा? ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आपका क्या होगा? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका प्यारा देश भारत होगा। अच्छा, भारत की जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। अच्छा, अगर यूपी की पूछे तो 240,928 याद रखो, तरीके से याद रखोगे याद रहेगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये यूपी का है। और वहीं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका है? तो ये किसका है? भारत का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, सारे प्रश्न जरूरी हैं दोस्त, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है। जबरदस्त है। तो क्या दिया गया, बनारस घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना या रामपुर घराना। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा तो क्या हो जाएगा, बनारस घराना इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कल हमने एक बताया था कि जो ये आपके पंडित रविशंकर हैं, क्या हैं, पंडित रविशंकर क्या थे, ये सितार वादक थे, ये किस घराने से संबंधित थे मेरे दोस्त, तो ये रामपुर घराने से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि संविधान सभा किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु पहले कितने वर्ष होती थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त कि संविधान सभा किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो आयु 21 वर्ष होती थी उस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो पहला दिया गया 61वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन और डी 64वां संविधान संशोधन। बिल्कुल। अब सबसे पहले अगर 64वां संविधान संशोधन की बात करें तो शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ये कब बनाया गया भाई, ये 64वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछे तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले आपका जो संपत्ति होता था वो मौलिक अधिकार होता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के बाद, ठीक है, संपत्ति क्या हो चुका है, कानूनी अधिकार हो चुका है, यानी मौलिक अधिकार की श्रेणी से हट चुका है। अब बात करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, तो संविधान की प्रस्तावना में पहली बार परिवर्तन किया गया, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, यानी 3 शब्दों को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्त। सारे के सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस को, केवल उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रख के, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कोई भी पेपर देने जाओगे ना, वीडियो में डायरेक्ट छप गया है क्वेश्चन दोस्त। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। सबसे लंबी नहर, आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा उत्तर प्रदेश की मैदानी नदी का नाम आपको पता होगा, तो क्या हो जाएगा, गोमती नदी। गोमती कहाँ से निकलती है, पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। कहाँ से, पीलीभीत के फुल्लर से निकलती है। अच्छा अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती, बिजनौर में। कहाँ से निकलती, बलिया से निकलती। अगर आपसे पूछे मेरे दोस्त क्या कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो कहोगे बलिया, सर सबसे पूर्वी बलिया। अगर आपसे पूछे सबसे पश्चिमी तो शामली, ठीक है। अगर पूछे ऊपर वाला उत्तर का तो सहारनपुर, अगर नीचे वाला पूछे तो सोनभद्र। इनको भी क्लियर रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले इसका आंसर मैं बता दूं तो क्या हो जाएगा, शारदा नहर इज द करेक्ट आंसर। शारदा नहर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बेहद जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है मेरे दोस्त। क्या है क्वेश्चन है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी उत्तराखंड कब बना था, ये पूछा गया। 2000 में, 2009 में, 1991 में या 2011 में। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा, सन 2000 इज द करेक्ट आंसर। यानी 2000 में क्या किया गया, 13 जिलों को काट के एक नया राज्य बना दिया गया जिसको उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक तो गैरसैंण हो जाएगी ग्रीष्मकालीन राजधानी, और अगर ठंडी की राजधानी की बात करें तो देहरादून हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। सेम यही पूछा गया 2018 में दोस्त। 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चंस, वैसे नहीं लिया गया बिल्कुल। तो क्या पूछा गया दोस्त, इनमें से कौन सी बहरीन की राजधानी है। देखो तुम्हें एशिया का नहीं रटना,
तुम्हें यूरोप का नहीं रटना, लेकिन अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण देशों की राजधानी जरूर याद करके जाना है दोस्त, जरूर याद करके जाना है। तो ए ऑप्शन दिया गया दोहा, बी ऑप्शन अंकारा, सी ऑप्शन मनामा और डी ऑप्शन बैरूत। बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आंसर्स बताना है दोस्त कि क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आंसर्स कर चुके होंगे। तो भैया इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर इसकी राजधानी मनामा इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं दोहा, ये कतर की राजधानी हो जाएगी। कतर की राजधानी क्या होती है? दोहा। अगर अंकारा की बात करें तो अंकारा किसकी राजधानी होगी? बिल्कुल बताना है अंकारा किसकी राजधानी होगी दोस्त, ये बताना है। तो तुर्की का नाम चेंज करके तुर्की कर दिया गया, तुर्की का नाम चेंज करके तुर्की कर दिया गया। और बैरूत हो जाएगी लबनान की राजधानी, लबनान की राजधानी। डेली रात्रि को मूक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीजनिंग का भी खाका तैयार किया जा रहा, मैथ का भी तैयार किया जा रहा और हिंदी का भी तैयार किया जा रहा। तैयार रहिए मेरे साथ कम समय में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन में है, लावणी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन जो दिया गया वो उत्तर प्रदेश दिया गया है, वो उत्तर प्रदेश दिया गया। आशा करता हूँ आंसर टिक कर चुके होंगे मेरे दोस्त, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आंध्र प्रदेश का अगर आपसे कोई पूछी तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कथकली केरल का है। अच्छा, तमिलनाडु की अगर बात करें तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का मेरे दोस्त? तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश का कथक है उत्तर प्रदेश का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न और आंसर्स बताना है दोस्त। क्या वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? क्या पूछा गया? वर्ष 1905 में, ठीक है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो चेम्सफोर्ड के बारे में सबसे पहले सुन लो। अगर पूछे दोस्त कि 1916 से लेके इसका शासनकाल 1921 तक था। अब 1916 से 1921 तक जितनी घटनाएं होंगी, जैसे चंपारण आंदोलन के समय कौन था? आप कहेंगे चेम्सफोर्ड था। अहमदाबाद आंदोलन के समय कौन था? आप कहेंगे चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बागकांड के समय कौन था? चेम्सफोर्ड था। ठीक है, जलियांवाला बागकांड के समय कौन था? चेम्सफोर्ड था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उस समय कौन था? चेम्सफोर्ड था। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, जलियांवाला बागकांड हो गया। इसके बाद जितने भी, ठीक है, 1920 में जो 20 तक जो घटनाएं हुई, यानी खिलाफत आंदोलन हुआ, उस समय भी कौन था? तो चेम्सफोर्ड ही था। ठीक है, तो चेम्सफोर्ड से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या दोस्त? आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी लॉर्ड कर्जन था। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो डलहौजी 1853 में जब आपकी पहली बार ट्रेन चली, तो ये मुंबई से ठाणे के बीच में, तो उस समय क्या था? डलहौजी था। बिल्कुल बताना है, डलहौजी था। और राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए? राज्य हड़प नीति के लिए कौन जाना जाता है? डलहौजी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न साइंस से दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी? बिल्कुल दोस्त, मैं बताना चाहूँगा साइंस में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पे नहीं, लेकिन हाँ बायोलॉजी पे ध्यान देना है, यानी जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन और किसी में 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। बिल्कुल, और टोटल 38 क्वेश्चन आने हैं और राह जो आपकी सुकून भरी होगी वो जीके और हिंदी ही कराएगा, क्योंकि रीजनिंग में भी समय लगना और मैथ में भी समय लगना। समय कहाँ से पाओगे? जब ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे। चलिए दोस्त, तो दिया गया एंटोनी वॉन लीवनहॉक, कॉल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन। बिल्कुल, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन की बात करें बच्चा, तो इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका की बात की गई है, ना कि मृत कोशिका की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन लीवनहॉक इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। अच्छा, लीवनहॉक ने किसकी खोज की? भैया सबसे पहले जीवित कोशिका शुक्राणु की भी खोज किसने की थी?
आपसे पूछे शुक्राणु की खोज किसने की, आप कहेंगे एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की, आप कहेंगे एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें, शुक्राणु हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोवा की खोज किसने की, तो आप कहेंगे इसकी भी खोज किसने की, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने, और जीवित कोशिका की तो की ही थी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने क्या किया, रक्त समूह की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। बट आपके रॉबर्ट हुक जो थे, इन महोदय ने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, मृत कोशिका की, और रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रक की खोज की ही। चलिए अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है और टिक जाओगे। निम्नलिखित में से कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, हेस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल जबरदस्त है। तो साइटोलॉजी भैया सेल के अध्ययन को कहते हैं, सेल के अध्ययन को यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा माइकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। क्या पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में जारी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो भैया ये जो ये दिख रहा है ना, ये 180 स्थान है इसका भारत का पर्यावरण में है। अगर बात करें, ये 2022 में 150 नंबर पर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में था, लेकिन 2023 का जारी हो चुका है और 2023 में 161वां स्थान है, यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान है, 161 नंबर पर भारत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्लोबल जेंडर गैपिंग में भारत का जो स्थान रहा है वो 127 नंबर पर हो चुका है। कितने नंबर पर दोस्त, 127 नंबर पर। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, थोड़ा सा आप फास्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP किसे नियुक्त किया गया है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, विजय कुमार इज द करेक्ट आंसर। तपन कुमार जो डेका है इस समय क्या है, ये आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जबरदस्त प्रश्न है स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023, सेम इसी से क्वेश्चंस पूछा गया वीडियो में, इसीलिए लिए जा रहे हैं सारे। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। क्या बताना है, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा हो जाएगा, तो आंसर कर चुके होंगे टीक, यानी लखीमपुर खीरी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जबरदस्त है। क्या है प्रश्न मेरे दोस्त, बताना है कि निम्न में से महात्मा बुद्ध को किस उपनाम से जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को किस उपनाम से जाना जाता है, ये बताना। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध को किस उपनाम से जाना जाता है, तथागत, शाक्य मुनि या AB दोनों, बताना है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी A और B दोनों। शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म शाक्य परिवार में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। GST से फिर क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन GST परिषद का अध्यक्ष होता है, ए ऑप्शन वित्त मंत्री, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन राष्ट्रपति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। क्या हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, आंसर्स बताना है। तो क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंट टाइम की जो वित्त मंत्री हो कौन है, निर्मला सीतारमण। अच्छा, भारत का GST है वो कब 1 जुलाई 2017 को पारित हुआ था, सही है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का जो GST है किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा मॉडल पर आधारित है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले GST कहाँ पर लगी थी पूरे विश्व में, तो 1954 में, यानी 1954 में लगी थी। कहाँ पर मेरे दोस्त, तो कहेंगे 1954 में लगी थी सबसे पहले। कहाँ पर, तो फ्रांस में। थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं अब। अगला
प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। अटॉर्नी जनरल पूछा गया दोस्तों, वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो आपके आर वेंकट रमणी हैं। अगर बात करें आदर्श कुमार गोयल क्या है तो कमेंट बॉक्स में बताना, थोड़ा स्पीड को हम फास्ट करते हैं दोस्त। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। क्या है प्रश्न? अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो क्या हो जाएगा? सरदार पटेल इज द करेक्ट आंसर। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो ये शिक्षा मंत्री थे। क्या थे मेरे दोस्त? शिक्षा मंत्री। जगजीवन राम की बात करें तो ये आपके श्रम मंत्री थे। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये आपके कृषि मंत्री थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। क्या दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? जबरदस्त प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? आंसर बताना है मेरे दोस्त, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न। चलिए दोस्त, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी वेल्डेस कहते हैं। डाउन्स किसके मैदान को कहते हैं ये आपको? तो दक्षिण अफ्रीका के। अगर पियरी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के, तथा पंपास की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका, जबरदस्त प्रश्न है। पूछा गया, निम्नलिखित में से प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ठीक है, 1757 इज द करेक्ट आंसर, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सबसे पहले अगर बात करें 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको पता होगा कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध प्रथम जो हुआ था वो कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। अगर बात करें भैया तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। ठीक है, अगले पर जब थ्योरी की क्लास लेंगे तो सारे क्वेश्चंस का धुआं कराएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेहद जबरदस्त प्रश्न है कि वर्ष 1937 से वर्ष 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आशा करता हूं आंसर्स को आपको टिक करना है। संयुक्त प्रांत इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश भारत के किस जनपद की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? बेहद जबरदस्त प्रश्न है और पत्ता कटने वाला है। भारत के किस जनपद की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्या हो जाएगा? सोनभद्र इज द करेक्ट आंसर, यानी 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। वो 4 राज्य आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्त। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? बिल्कुल जबरदस्त है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है ये बताना है, आज का लास्ट प्रश्न है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? चलिए दोस्त, तो आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके होंगे। सतलज नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी या रावी नदी? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त और आंसर बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सतलज इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, चेनाब नदी पर अगर बात करें, किशन गंगा भी बात करें तो कहां पर? सतलज नदी पर। तुलबुल परियोजना भी किस नदी पर बना है? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो किशन गंगा नहीं है, सतलज पर भाखड़ा नागल बांध, यानी इंदिरा नाथ खोलकर भाग खड़ी हुई, तो इंदिरा गांधी परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, कोल्डिए परियोजना। ठीक है, यानी इंदिरा नाथ खोलकर भाग खड़ी हुई, ऐसे याद करना है। झेलम नदी की बात करें तो इस पे किशन गंगा और तुलबुल परियोजना। चेनाब की बात करें तो सागर आता है ज्यादातर। ठीक है, अगर बात करें सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, यानी चेनाब की दुल्हन हस्ती हुई बलिहार गई, यानी बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना। चलिए, तो आज के लिए इतना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धुआंधार मुक्त टेस्ट देने के लिए। और एक बार कहना चाहूँगा दोस्त कि सारे गम को भुला के एक बार अपने पढ़ाई पर ज़बरदस्त तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, सिलेक्शन का वो दिन होगा। ठीक है, सारी चीज़ें भूल जाओगे कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।